सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट में यांत्रिकी अपना प्रथम प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र का पहला ही चैप्टर जो है वो है कंजर्वेशन लॉ एंड मोशन इन रोटेटिंग फ्रेम। तो इस चैप्टर के पहले भाग कंजर्वेशन लॉ में आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत अपने जो टॉपिक चलेंगे उन टॉपिकों में पहला टॉपिक है आपके गति के नियम और उसके बाद में संरक्षण नियम चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं गति के नियम से। गति के जो नियम हैं ये नियम हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 9 में पढ़ा था, कक्षा 11 में पढ़ा था, वही गति के नियम हैं। तो यहाँ इनका एक बार रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं गति के नियम से। गति के नियमों का प्रतिपादन जो है वो न्यूटन ने किया था। इन्हीं नियमों पर चिरसम्मत यांत्रिकी आधारित है। गति के 3 नियम हैं। पहला नियम, इस नियम के अनुसार कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वह वस्तु विरामावस्था में बनी रहेगी, एवं यदि सरल रेखा में नियत वेग से गतिशील है तो सरल रेखा में ही नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाकर उस वस्तु को अपनी अवस्था में परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जाए। इस नियम के 2 भाग हैं। पहला जो भाग है वो बल है, जबकि दूसरा जो भाग है वह है वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति का मापन। ऐसा संदर्भ जिसके सापेक्ष गति का प्रथम नियम लागू होता है वह संदर्भ जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। गति का प्रथम नियम जो है वो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र की शर्त को व्यक्त करता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसा तंत्र है जो नियत वेग से गतिशील है, अर्थात इसमें त्वरण नहीं है, क्योंकि नियत वेग से गतिशील है तो त्वरण का मान 0 होगा। ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा है। ये परिभाषा हमारे आगे भी काम आएगी, वहाँ हम पुनः पढ़ेंगे। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसा निर्देश तंत्र होता है जो त्वरण रहित होता है, जिसमें त्वरण का मान 0 होता है। सामान्य परिस्थिति में पृथ्वी अथवा उससे जुड़े सभी निर्देश तंत्र जो हैं उन्हें जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अब आते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर। द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर है वह दर उस वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल के समानुपाती होती है, एवं यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिसमें बल कार्यरत हो। तो इसके अनुसार F एक्सटर्नल बाह्य बल जो है वो समानुपाती होता है संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर के। F एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल हो जाता है dp/dt। यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा के नियतांक लगा दिया है k, और dp/dt जो है इसको ma लग दिया है। p जो है वो mv होगा, संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, तो v बाहर आ जाएगा, और dp/dt जो है वो ma होता है, हम जानते हैं। तो F एक्सटर्नल बराबर हो गया k गुणा ma। k जो है वो यहाँ पे नियतांक है। यदि k का मान 1 हो इसका, तो यहाँ से
हम लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल बराबर डी पी अपॉन डी टी। इसके अलावा एक रूप ये भी है, हम जानते हैं संवेग P बराबर mv होता है, तो संवेग में जो परिवर्तन है वो हो गया mv2 माइनस mv1 अपॉन डेल टी। इसको हम p2 माइनस p1 भी लिख सकते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु है, v1 प्रारंभिक वेग है, v2 अंतिम वेग है, तो dp अपॉन dt का माना जाएगा mv2 माइनस mv1 अपॉन डेल टी। यहाँ m बाहर आ गया और यहाँ से v2 माइनस v1 डेल टी हो गया। तो ये चीज़ यहाँ ये कैसे आया इसको भी आप समझ सकते हो, ये इस रूप से आया है, तो दोनों एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये द्वितीय नियम था। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के रेखीय संवेग में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है वह दर उस वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल के समानुपाती होती है। सूत्र F बराबर ma जो है वो एक समीकरण है। इस समीकरण से केवल कार्यरत बल के कारण वेग में परिवर्तन का मापन किया जाता है, लेकिन बल के प्रकार, प्रकृति एवं मान का कोई ज्ञान नहीं होता है। इसके बाद अपना आता है तृतीय नियम। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार जब दो वस्तुएं परस्पर क्रियाएं कर रही है, परस्पर एक दूसरे पर, तो उन पर परस्पर क्रियाशील बल जो होते हैं वो परिमाण में एक दूसरे के बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। अतः प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इससे बल के वास्तविक रूप का तो पता नहीं चलता, लेकिन यह अवश्य पता चलता है कि यदि वस्तु दो पर बल F12 लगा रही है तो वस्तु दो भी वस्तु एक पर उतना ही बल लगाएगी और यह बल जो है वो विपरीत दिशा में होगा। इस बल को F21 नाम दिया है। इस प्रकार F12 जो होगा वो हो जाएगा माइनस के F21, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो F12 बराबर माइनस का F21 है। ये जो माइनस है वो इधर आ गया, तो F12 प्लस F21 बराबर 0 हो गया। न्यूटन के द्वितीय नियम से यदि यहाँ F जो है वो, ये जो F है, इस F के लिए न्यूटन के का द्वितीय नियम लगाएं तो हो जाता है dp1 अपॉन dt प्लस dp अपॉन dt। दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल संवेग P हो जाता है, dp अपॉन dt बराबर 0 होगा। तो यहाँ से P1 प्लस P2 जो है वो नियतांक हो गया है। अतः जब दो वस्तुएं परस्पर अंतःक्रिया करती है तो उनके संवेग का जो योग है वो नियत रहता है। यही संवेग श्रृंखला का नियम है। इस नियम के लागू होने की शर्त यह है कि परस्पर क्रियारत दोनों वस्तुएं, जो दो वस्तुएं हैं, वस्तु एक और वस्तु दो, इन दोनों वस्तुओं पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करना चाहिए। न वस्तु एक पर कार्य करना चाहिए, न वस्तु दो पर कार्य करना चाहिए। ये इस नियम की शर्त है। इसके पश्चात आपके नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा जो है वो अविनाशी है, यानी इसका नष्ट या इसका विनाश नहीं किया जा सकता, यानी वह न तो नष्ट हो सकती है
और न ही उत्पन्न की जा सकती है। हम जानते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, लेकिन यहाँ हम केवल यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं। पहला भाग है स्थितिज ऊर्जा, जिसे U से व्यक्त करते हैं, और दूसरा भाग है गतिज ऊर्जा, जिसे K से व्यक्त करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का कुल जो योग है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। या हम ये कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इस प्रकार ऊर्जा संरक्षण के नियम से किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है उसका योग नियत रहता है, और कुल यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आएगी, अर्थात U+K बराबर नियतांक। तो यहाँ एक प्रकार से ये मैं कर दूँ, इसका अवकलनीय रूप लिया है, तो डेल U प्लस डेल K बराबर 0, U में परिवर्तन, K में परिवर्तन बराबर 0, क्योंकि जब इसका अवकलन करते हैं तो नियतांक का अवकलन शून्य होता है। तो इस प्रकार आ जाएगा डेल U प्लस डेल K बराबर 0। डेल U का मान हो गया माइनस का डेल K, अर्थात किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि जो है वो उस निकाय की गतिज ऊर्जा में कमी के बराबर होती है। इसके विपरीत भी कह सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा में जो कमी है वो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी। यानी ये जब कम होगी तो ये बढ़ेगी, और अगर ये बढ़ेगी तो ये कम होगी। दोनों तरीके से कह सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का जो सूत्र एक है U+K बराबर नियतांक, समीकरण 1 में, यह तभी लागू होता है जब निकाय में कार्यकारी बल जो है वो संरक्षी बल हो। बल आप जानते हो दो प्रकार के होते हैं, एक संरक्षी बल है और दूसरा असंरक्षी बल है। तो ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है ये तभी लागू होगा जब कार्यकारी बल जो है वो संरक्षी बल है। यदि कार्यकारी बल असंरक्षी हो या संरक्षी बल के साथ साथ असंरक्षी बल भी कार्यरत हो, तो समीकरण 1 जो है वो निम्न रूप में आ जाती है, U+K प्लस WNC नॉन कंजर्वेटिव। असंरक्षी बल भी इसमें जुड़ जाता है और तीनों का जो योग है वो नियत रहता है। यहाँ WNC जो है वो असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य है। तो संरक्षी बल के लिए समीकरण 1 काम में आएगी, और संरक्षी बल के साथ असंरक्षी बल हो या केवल असंरक्षी बल हो तो उस स्थिति में आपका जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो निम्न प्रकार होगा, U+K प्लस WNC बराबर नियतांक। थैंक यू।